हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपनी इस वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के बारे में जो सबसे पहला मान है बहुलांक या मॉड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के परिचय को हमने पढ़ लिया है और आज सबसे पहला प्रकार बहुलांक हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एमएड सेकेंड सेमेस्टर के 4th पेपर डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में शामिल है और साथ ही यह उन सभी कोर्सेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें सांख्यिकी को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी पूरी डिटेल में मिल सके। और ये वीडियो जो है वह बहुलांक के संबंध में हर एक जानकारी को आपको बताएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखकर आप बहुलांक की हर एक छोटी से छोटी जानकारी को पूरी विस्तार से जान सकेंगे। और साथ ही हम बहुलांक को ज्ञात करने की विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे और बहुलांक को ज्ञात करने की विधि को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं कि बहुलांक क्या होता है। बहुलांक, सबसे पहले आप इसके शाब्दिक अर्थ को देखिए। बहुलांक जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जिसे हम कहेंगे बहुल का अर्थ होता है जिसकी संख्या अधिक हो। ठीक है, उसे बहुल कहते हैं। और दूसरा होता है अंक का तात्पर्य आप समझ सकते हैं कोई संख्या। ठीक है, यानी कि किसी समूह में वह अंक जिसकी संख्या सबसे अधिक हो, सबसे अधिक बार जो प्राप्तांक आया होगा वही उस समूह का बहुलांक कहलाता है। ठीक है, तो बहुलांक को अन्य नामों से भी जानते हैं। बहुलांक को हम बहुलक या भूयिष्ठक भी कहते हैं। ठीक है, सामान्यतया हम बहुलक और बहुलांक के नाम से जानते हैं। गिलफोर्ड कहते हैं कि किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी आवृत्ति वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, यानी वो अंक सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है, वह बहुलांक कहलाएगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर हमने देखा कि बहुलांक वह प्राप्तांक है जो समूह में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अवर्गीकृत आंकड़े यहाँ पर हमने लिखे हैं 7 9 6 8 9 7 7 5 4 8। ये हमारे पास आंकड़े हैं। इसमें सबसे अधिक बार कौन सा प्राप्तांक आया हुआ है? तो 7 की आवृत्ति सबसे अधिक बार की गई है। इसलिए इस समूह में जो बहुलांक हो जाएगा वह 7 होगा। ठीक है, तो ये उदाहरण जो है एक अवर्गीकृत आंकड़े का है। इसी प्रकार से हम वर्गीकृत आंकड़ों से भी बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम आगे आने वाले उदाहरणों में देखेंगे। अब बहुलांक को m0 से प्रदर्शित किया जाता है। m0 भी इसको हम कहेंगे m0 का मतलब ये बहुलांक। ठीक है, जहाँ भी आगे हम m0 लिखेंगे इसका तात्पर्य आपको m0 का तात्पर्य आपको बहुलांक से लेना है। ठीक है, अब कभी कभी किसी एक समूह में बहुलांक एक से अधिक भी हो सकते हैं, अर्थात
किसी समूह में एक से अधिक ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिनकी आवृत्ति अधिक हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब दो बहुलांक किसी समूह में हो तो उसे हम द्विबहुलांकी समंक या बायोनिमल डाटा कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और दो से अधिक बहुलांक वाले समूह को हम बहुबहुलांकी समंक या मल्टी मॉडल डाटा कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमने ये समझा कि किसी समूह में बहुलांकों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। इस पर भी एक उदाहरण हम लेंगे कि जिस समूह में एक से अधिक बहुलांक होते हैं उनका बहुलांक कैसे ज्ञात किया जाता है, वो आगे उदाहरणों में हम समझेंगे। अब आते हैं बहुलांक के गुणों को समझते हैं कि बहुलांक के गुण क्या हैं। बहुलांक सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सबसे सरल माप है, सबसे प्राथमिक माप है। यह आंकड़ों की गुणात्मक व्याख्या जल्दी कर देता है। गुणात्मक व्याख्या का तात्पर्य कि उस समूह के सबसे अधिक प्राप्तांक पाने वाला व्यक्ति कौन सा है, इसका ज्ञान हम बहुलांक के द्वारा कर सकते हैं। आवृत्ति वक्र के शिखर द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात जब हम किसी समूह का आवृत्ति वक्र खींचते हैं तो जब जो सबसे शिखर पर आने वाला प्राप्तांक होता है, जो सबसे शिखर पर प्राप्तांक आएगा वही उस समूह का बहुलक कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आवृत्ति वक्र कैसे खींचते हैं। ठीक है, किसी समूह का आवृत्ति वक्र कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो प्राप्तांक सबसे ऊपरी बिंदु पर आता है वही उस समूह का बहुलांक कहलाता है। अगर कोई समूह द्विबहुलांकी है तो उसका आवृत्ति वक्र कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें दो प्राप्तांक उच्च पर आएंगे, उच्चतम बिंदु पर आएंगे। ठीक है, तो ये दो द्विबहुलांकी समंक हो जाएगा। किसी में 3 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, तो जैसे ही 2 से अधिक होगा उसे हम बहुबहुलांकी समंक कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति वक्र के शिखर द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। सबसे जल्दी और सबसे कम समय में उपयोग जो है ज्ञात किया जाने वाला ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है, और इसका उपयोग बहुत सीमित है क्योंकि इसका उपयोग हम केवल उस समूह में सबसे अधिकतम प्राप्तांक को ज्ञात कर सकते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आई हो। जैसे कि हमें किसी समूह के प्राप्तांकों में 90 नंबर से अधिक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम उसके लिए बहुलांक ही ज्ञात करेंगे। अब बहुलांक की सीमाओं की बात करते हैं। बहुलांक की सीमाएं क्या हैं? बहुलांक एक अनुमानित मान है, इसलिए सांख्यिकीय गणनाओं में ये बहुत कम उपयोगी होता है। केवल हम अनुमान द्वारा ही इसको निकालते हैं। हम देखते हैं कि इसमें कौन सा प्राप्तांक सबसे अधिक बार आया है, बस यही हम इसमें देखते हैं। इसलिए ये एक अनुमानित मान कहलाता है और सांख्यिकीय गणनाओं में इसका उपयोग सबसे कम किया जाता है। दूसरी चीज़ की अधिक आवृत्ति वाले वर्गों के अधिक होने पर बहुलांक का निर्धारण कठिन हो जाता है। अर्थात अभी जो मैंने बताया कि अगर किसी समूह में बहुलांक कई हैं, यानी बहुलांकों की संख्या अधिक है, अर्थात वह समंक बहुबहुलांकी है, तो इस ऐसी स्थिति में बहुलांक की गणना करना और उनका निर्धारण करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। इसलिए इसमें शुद्धता की भी कमी पाई जाती है, तो बहुलांक में शुद्धता सबसे कम होती है। अब आते हैं बहुलांक के उपयोगों की बात करते हैं। बहुलांक का उपयोग तब किया जाता है जब हमें सबसे सरल और शीघ्रता से केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम बहुलांक का उपयोग करते हैं। साथ ही समूह के संबंध में जब एक लगभग अनुमान ज्ञात करना हो, यानी कि ऐसा अनुमान जो कि बिल्कुल सही नहीं है ना, अनुमानित है, एक लगभग एक समीपस्थ मान हमें ज्ञात जब करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम बहुलांक का उपयोग करते हैं। और साथ ही तीसरी चीज़ की समूह में जो सबसे चर्चित मान है, चर्चित मान
का मतलब जो सबसे अधिक बार आया हुआ मान है, अगर उसे हमें ज्ञात करना हो तो हमें बहुलांक को ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद जब वितरण के सभी अंक उपलब्ध न हो या छूट गए हों, अर्थात जैसे हम कभी आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, जब वो समंकों को इकट्ठा किया जाता है तो हो सकता है कि कोई आंकड़े छूट जाएं हमारी गिनती में या फिर किसी अन्य कारणों से। तो ऐसी स्थिति में जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि कुछ आंकड़े छूट गए हैं या हमें ज्ञात नहीं है, तो हम उस समूह का केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करने के लिए बहुलांक को ज्ञात करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बहुलांक की गणना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस पर आपको एक न्यूमेरिकल भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा करता है अक्सर। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं और गणना को समझते हैं। गणना कैसे की जाती है? तो इसकी गणना दो प्रकारों से की जाती है। एक, जब समंक अवर्गीकृत हों, जैसा कि अभी हमने एक उदाहरण में देखा था। तो जब समंक अवर्गीकृत होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बहुलांक की गणना करते हैं। और दूसरा, जब समंक वर्गीकृत हों, अर्थात ऐसी सारणी में व्यवस्थित हों जिनमें वर्ग का निर्धारण किया गया है, तो ऐसी स्थिति में बहुलांक की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो हम इन दोनों ही प्रकारों का दोनों ही विधियों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बहुलांक के संबंध में और अधिक जानकारी और गहरी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो आइए हम अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं कि अवर्गीकृत समंकों का बहुलांक या बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम उदाहरणों से समझेंगे। जैसे हमने एक अवर्गीकृत आंकड़े लिए हैं, ठीक है ना, जो कि इस प्रकार से आपके समक्ष स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। 7, 9, 5, 7, 6, 1, 5, 9, 12, 9, 15, 17, 18, 9, ये हमारे पास बहुलांक है। मैं बहुलांक को ज्ञात करने के लिए आंकड़े हैं। अब आप ध्यान से अगर आप इसको देखें तो इसमें सबसे अधिक आवृत्ति वाला जो प्राप्तांक है वह है 9। ठीक है, 9 की आवृत्ति यहाँ पर सबसे अधिक बार आई है। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। चूँकि 9 एक ऐसा प्राप्तांक है जो कि 4 बार आया हुआ है और कोई अन्य प्राप्तांक 4 बार नहीं आया है, इसलिए यह सबसे अधिक आवृत्ति वाला प्राप्तांक है और यही हमारे इस दिए गए आंकड़े का बहुलक या बहुलांक है। ठीक, तो इससे एक शॉर्ट आंसर में आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, कभी कभी, है ना, अक्सर पूछा करता है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब एक दूसरी स्थिति ऐसी आती है कि जब हमारे पास किसी अवर्गीकृत समूह में एक से अधिक बहुलांक हों, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हमारे पास देखिए एक आंकड़ा दिया हुआ है यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 में। अब सबसे पहला काम करते हैं कि इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित, यानी कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो हमने यहाँ पर आरोही या असेंडिंग ऑर्डर में हमने रखा है, बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित कर दिया है। अब उसके बाद इसमें से हम देखेंगे कि किस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर 7 की आवृत्ति 4 बार हुई है और 8 की भी आवृत्ति 4 ही बार हुई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है वह द्विबहुलांकी समंक है। ठीक, और इसमें 2 ऐसे प्राप्तांक हैं जिनकी आवृत्ति 4 बार हुई है। एक 7 की आवृत्ति 4 बार और दूसरा 8 की आवृत्ति 4 बार हुई है। तो इसलिए हम इसका जो बहुलांक है उसे ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों ही प्राप्तांकों का औसत निकाल देते हैं। ठीक है, औसत ज्ञात करने के लिए हम जिन 2 प्राप्तांक की आवृत्ति एक समान बार हुई है उन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देते हैं। चूँकि 2 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 2 ऐसे प्राप्तांक हैं जिनकी आवृत्ति समान है। ठीक, तो 7 + 8 बटे या भागे 2 करेंगे तो आपके पास जो बहुलक आएगा वह 7.5 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस उदाहरण नंबर 2 का
बहुलक ज्ञात किया, जिसका जो है उत्तर आया 7.5। आशा है आपको ये दो उदाहरण समझ में आए होंगे। ये दो प्रकार के उदाहरण हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें हम बहुलक ज्ञात करने की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलांक कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए कि वर्गीकृत समंकों का बहुलक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर दिए गए दो सूत्रों का उपयोग करते हैं। वैसे साधारणतया हम एक अनुमान के तौर पर भी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी वर्गीकृत सारणी में जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, उसी वर्ग का मध्य बिंदु बहुलांक कहा जाता है। लेकिन यह बिल्कुल एग्जैक्ट बहुलक नहीं होगा, ठीक है। हमें बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें निम्नलिखित इन दो सूत्रों का उपयोग करना होगा। अगर हम केवल किसी वर्ग की अधिकतम आवृत्ति को देखकर उस वर्ग के मध्य बिंदु द्वारा बहुलक ज्ञात करते हैं तो इसे हम आभासी बहुलांक या आभासी बहुलक कहते हैं। परंतु यदि हम इन दो सूत्रों द्वारा बहुलांक ज्ञात करते हैं तो इसे हम वास्तविक बहुलांक या ट्रू मॉड कहते हैं, जिसमें से यह जो हमारा सूत्र है यह सबसे सटीक और सबसे सही बहुलांक देता है। इसके बाद ये जो दूसरा हमारा बहुलांक है क्या सूत्र है, यह इससे कम सटीक उत्तर देता है। चूँकि ये दोनों ही सूत्र गणितीय रूप से समतुल्य नहीं है, इसलिए इन दोनों सूत्रों से हमें एक ही आंकड़े का अलग अलग बहुलांक प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सूत्रों को ज़रा हम समझ लेते हैं। सूत्र क्या होता है, m0 बराबर L प्लस FM माइनस FB अपॉन एक ब्रैकेट में FM माइनस FA ब्रैकेट क्लोज प्लस FM माइनस FB ब्रैकेट क्लोज और प्लस I, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा जो सूत्र है वह है L प्लस FA बटे FA प्लस FB और प्लस I। अब यहाँ पर FM, FB, L और I क्या है, इसको हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो L है वह बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा है। निम्न सीमा का मतलब आपको मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास कोई वर्ग 20 से लेकर 29 तक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये वर्ग होगा इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी। निम्न सीमा से मैंने आपको बताया था 0.5 घटा देते हैं, यानी 19.5 हो जाएगी। और इस वर्ग की उच्च सीमा क्या हो जाएगी, तो 29.5 हो जाएगी, ठीक है। तो निम्न सीमा ज्ञात करने के लिए जो हमारे समावेशिक वर्ग होते हैं उनमें से 0.5 घटा देते हैं तो निम्न सीमा प्राप्त, वास्तविक निम्न सीमा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो L का तात्पर्य यहाँ पर वास्तविक निम्न सीमा से है। FM क्या है, जो हमारा बहुलांक वर्ग होगा उस बहुलांक वर्ग की आवृत्ति। अब ये बहुलांक वर्ग क्या होता है, बहुलांक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, वही बहुलांक वर्ग होता है। अभी आगे हम उदाहरण से इस बात को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद FM क्या है, उस बहुलांक वर्ग की आवृत्ति, ठीक है। उसके बाद FA क्या है, FA जो हमारा बहुलांक वर्ग है उससे ठीक ऊपर की आवृत्ति, और FB बहुलांक वर्ग से ठीक नीचे की आवृत्ति, और I का तात्पर्य वर्ग अंतराल से है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब बहुलांक निकालने के लिए एक विशेष सूत्र भी होता है जो कि मध्यांक, बहुलांक और मध्यमान, इन तीनों के बीच के संबंध को बताता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब ये सूत्र तभी हम उपयोग कर सकते हैं जब आंकड़े, हमारे दिए गए जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सममित हों, सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुसार हों, तब हम इस सूत्र के द्वारा बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं, जो है इस प्रकार है, m0 बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्या, यानी बहुलांक बराबर 3 गुणे मध्यमान माइनस 2 गुणे
मध्यमान, यहाँ पे 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मध्यमान, ठीक है। तो कुछ इस ये हमारा सूत्र है, इसके द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे पास मध्यमान और माध्यिका दोनों दी हो, ठीक है। आइए अब हम इस सूत्रों का उपयोग करके किसी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर उदाहरण हमने एक लिया है जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर एक आवृत्ति वितरण सारणी यहाँ पर बनाई गई है जिसके आंकड़े वर्गीकृत हैं। आप वर्गों को देख सकते हैं। वर्ग यहाँ पर 20 से 29 जिसकी आवृत्ति 3 है, 30 से 39 जिसकी आवृत्ति 3 है, 20 से 29 की आवृत्ति 2 है, ठीक है, और 40 से 49 की आवृत्ति 8 है। इसी प्रकार अन्य आवृत्तियाँ 9 से 99 तक वर्गों में दी हुई हैं। कुल आवृत्तियों की संख्या यानी कुल प्राप्तांकों की संख्या हमारे पास 50 है, n का मान 50 है और वर्ग अंतराल i का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है। अब इस आवृत्ति वितरण की सहायता से हम बहुलांक ज्ञात करेंगे और जो दोनों ही सूत्र हमारे पास थे उन दोनों ही सूत्रों का उपयोग करते हुए हम देखेंगे कि मध्यमान जो है बहुलांक किस प्रकार से आता है। तो बहुलांक के लिए सूत्र इस प्रकार है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब FM कैसे ज्ञात करेंगे? तो FM देखिए, आवृत्तियों को जरा आप ध्यान से देखिए, कौन सी आवृत्ति सबसे अधिक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 12 एक ऐसी आवृत्ति है जो कि सबसे अधिक है, इसलिए यह हमारा बहुलांक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुलांक वर्ग है, ठीक है, ये बहुलांक वर्ग हो गया। और इस बहुलांक वर्ग की कौन सा है यहाँ पर? 60 से 69, 69, 60 से 69, ठीक। तो ये FM हो गया, FM का मान हमारे पास आ गया। अब दूसरी चीज़ FA मैंने कहा था कि बहुलांक वर्ग से ठीक ऊपर की आवृत्ति। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुलांक वर्ग से ठीक ऊपर की आवृत्ति कितनी है? तो 7 है, ठीक। उसके बाद FB बहुलांक वर्ग से ठीक नीचे की आवृत्ति, तो उससे ठीक नीचे की आवृत्ति यहाँ पर कितनी है? 9 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, ये सूत्र हम तब उपयोग करेंगे जब हमारी आवृत्ति वितरण सारणी नीचे से ऊपर की ओर शुरू होती हो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ग हमारे 20 से 29 सबसे नीचे लिखा हुआ है, उससे बड़ा वर्ग 30 से 39 उसके ऊपर है, अर्थात ये सारणी जो है नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। और मैंने बताया था कि सामाजिक विज्ञानों में और शिक्षा शास्त्र में जो आवृत्ति वितरण सारणी बनाई जाती है वह नीचे से ऊपर की ओर वर्गों के रूप में बनाई जाती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और परीक्षा में भी ऐसे ही आप करेंगे और इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हमने FM, FB और FA इन तीनों को का निर्धारण कर लिया। उसके बाद अगली चीज़ कि L क्या है, ठीक है, L। तो आप देखिए L यहाँ पर 59.5 होगा। क्यों 59.5 होगा? क्योंकि हमने देखा कि L क्या है? बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? आप देख सकते हैं 60 से लेकर 69 तक है। अब इसकी निम्न सीमा 60 हुई और 60 में से अगर आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 59.5। इसलिए हमारा जो बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गई? 59.5। FM का मान 12 हो गया और FA का मान 7 हो गया, FB का मान 9 हो गया और I यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो आप देख सकते हैं 10 है, ठीक है। अब इसको हम इस सूत्र में रखेंगे, जिस प्रकार से ये सूत्र दिया हुआ है उसमें हम ये मान रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होगा, ठीक है। 59.5 प्लस 12 माइनस 9 बटे 12 माइनस 7 और प्लस 12 माइनस 9 और प्लस वर्ग अंतराल 10, ठीक है। इस प्रकार से अब रखेंगे और इसके बाद इसको सरल करेंगे और जैसे ही सरल करेंगे आपको एक बहुलांक ज्ञात हो जाएगा जो कि 63.25 आएगा, ठीक है। और ये हमारे इन दिए गए आंकड़ों का वास्तविक बहुलांक है।
ठीक है। एक सूत्र और दिया था, अगर उस सूत्र से बहुलांक ज्ञात करते हैं तो आइए देखते हैं कि क्या मिलता है। मैंने आपको बताया था कि वो दोनों सूत्र अंकगणितीय दृष्टि से एक समान नहीं है, तो दूसरे सूत्र से यदि प्राप्त करें तो आप देखिए द्वितीय सूत्र से बहुलांक ज्ञात करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर मान रखेंगे L का मान 59.5 प्लस 7/7 प्लस 9 और प्लस 10। तो ऐसी स्थिति में जो बहुलांक प्राप्त होगा वह होगा 63.875। ठीक है, तो आप देखिए 63.875, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो पहला हमारा प्राप्तांक आया है वो 63.25 आया हुआ है और जो दूसरा प्राप्तांक आया है वो 63.875 आया हुआ है, थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुलक में अंतर यहाँ पर आया हुआ है दोनों सूत्रों के भिन्न होने के कारण। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। सर्वाधिक उचित मान जो है वह हमारा ये वाला सूत्र देता है। ठीक है, आप इस दूसरे सूत्र से भी बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। ठीक है, आशा है आपको ये दोनों ही उदाहरण समझ में आए होंगे। यदि न आए तो इसको आप बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हम अपनी अगली वीडियो में मध्यांक या मीडियन के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। मैं जानता हूँ कि आप सभी एक शिक्षक हैं और शिक्षक बनने वाले हैं, तो एक शिक्षक की गरिमा को समझते हुए आप दूसरों की सहायता करें और इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने में हमारी सहायता करें ताकि हम अधिक से अधिक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।